दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसी साल प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई एक जबरदस्त हॉरर सस्पेंस साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं और यकीन मानिए ये आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5, जबकि इसे रोटेन टोमेटोज पर 93% की फ्रेश रेटिंग मिली है। तो भाई ऐसा क्या खास है इस मूवी में और क्यों इस मूवी की हाइप चारों तरफ बनी हुई है, आइए देखते हैं। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे की आवाज को सुन पाते हैं जो हमें कुछ बताने जा रहा था। उसका कहना है कि 2 साल पहले मेब्रुक पेंसिल्वानिया में एक रात 2:17 पर 17 बच्चे अपने घर से निकलकर एकदम बाहर की ओर भागे, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनका कोई पता नहीं चला। अब यहाँ पर हैरानी की बात ये थी कि ये 17 बच्चे मेब्रुक एलिमेंट्री स्कूल के एक ही क्लास के बच्चे थे, लेकिन उससे भी शॉकिंग चीज ये थी कि उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिनमें से सिर्फ 17 बच्चे ही गायब हुए, जबकि एक बच्चा बच गया और इस बच्चे का नाम था एलेक्स। अब उस क्लास की टीचर जस्टिन अगले दिन अपनी क्लास में सिर्फ एलेक्स को बैठा पाती है। बाकी बच्चों के बारे में पूछते ही वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी कि बच्चे घर से निकल जाएं और वापस ही ना आए, वो भी एक ही क्लास के सारे बच्चे सिर्फ एलेक्स को छोड़कर। खैर, अब गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स क्लास टीचर जस्टिन पर ही इल्जाम डाल रहे थे और कह रहे थे कि उसी ने बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया होगा जिससे वो बच्चे ऐसी हरकत कर रहे हैं। यानी उनका मानना था कि इतने बच्चे एक साथ गए हैं तो ये एक आदमी का काम नहीं हो सकता, ये जरूर कोई खेल या पैटर्न है जो उन बच्चों को सिखाया गया होगा। अब लोगों की कंप्लेंट के बाद तुरंत ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, जिसके बाद जस्टिन से पूछताछ की जाती है, जो बताती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर इस बारे में एलेक्स से भी काफी पूछताछ होती है कि उसने क्लास में कुछ अजीब सीखा था या उसने अपने कुछ फ्रेंड्स को कुछ करते हुए देखा था, लेकिन इसका भी यही कहना था कि इसे इस हादसे के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। अब पुलिस के हाथ में भी कोई लीड या एविडेंस नहीं था जिससे कि वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सके। हाँ, लेकिन उनको ये पता था कि 17 बच्चे रात के ठीक 2:17 पर अपने अपने घर से भागे थे। हालांकि इन सब में एक चीज कॉमन थी कि उस वक्त पर कुछ घरों में लगे सेफ्टी अलार्म्स रिंग करने लगे थे, जिसके बाद बच्चों ने भागना शुरू किया था। पुलिस ने कुछ घरों में लगे CCTV कैमरा से इस चीज को वेरीफाई भी किया था, जिसमें बच्चे साफ भागते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही ये सभी बच्चे नॉर्मली नहीं भाग रहे थे, बल्कि ये अपने दोनों हाथों को फैलाकर किसी पंछी की तरह भाग रहे थे, जैसे उन्हें कोई आजादी मिल गई हो। हालांकि ये मेरा अंदाजा है, देखते हैं आगे मूवी क्या कहती है। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब ये मूवी हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पर्सपेक्टिव्स से दिखाई जाएगी, इसलिए मैं इसे उसी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लास टीचर जस्टिन के पर्सपेक्टिव की, जिसे आज प्रिंसिपल ने गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स के सामने प्रेजेंट किया था। और यहाँ पर सभी गायब बच्चों के पेरेंट्स जस्टिन पर ही इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन हम देखते हैं कि स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रू मार्कस यहाँ जस्टिन को डिफेंड करता है, ये कहते हुए कि इस सब में जस्टिन का हाथ नहीं है, वो हमारी क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीचर है, इसलिए उससे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। पर इसके बावजूद गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स में से एक बच्चे का पिता आर्चर बार बार यही कह रहा था कि ये सब जस्टिन ने ही किया है, इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। खैर, अब सबके बाद उस रात जस्टिन स्ट्रेस्ड होने की वजह से अल्कोहल शॉप पर जाती है और वहां पर जेम्स नाम का एक नशेड़ी उससे कुछ पैसे मांगता है। अब जस्टिन उसे इग्नोर करके घर चली जाती है, क्योंकि उसको डर था कि बाहर कोई पेरेंट गुस्से में उस पर हमला ना कर दे। असल में उसके डर की वजह बनती भी थी, क्योंकि ऑलरेडी कुछ पेरेंट्स अननोन नंबर्स से उसे कॉल करके धमका चुके थे। फिर अगली सुबह जस्टिन देखती है कि उसकी कार पर किसी पेंट से विच लिख दिया था, जिसके बाद वो पुलिस में इसकी कंप्लेंट करती है। और यहाँ हम पॉल नाम के पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और नोटिस करते हैं कि जस्टिन और पॉल एक दूसरे को पहले से जानते थे। अब स्कूल में जस्टिन सोचती है कि सारे बच्चे गायब हैं सिवाय एलेक्स के, इसलिए उसे अकेले में एलेक्स से बात करनी चाहिए। असल में वो इसीलिए मना करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से एलेक्स से पुलिस वाले और बाकी मीडिया वाले काफी पूछताछ कर चुके हैं, जिस वजह से वो कंफर्टेबल नहीं था। साथ ही वो कुछ माता पिता के प्रेशर की वजह से जस्टिन को भी कुछ दिन ब्रेक लेने के लिए कहते हैं, जिससे स्कूल में पेरेंट्स कोई हंगामा ना करें। इस तरह अब ना चाहते हुए भी जस्टिन को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन जस्टिन फिर भी कोशिश करती है। वो स्कूल तो नहीं जाती, लेकिन एलेक्स को फॉलो करने लग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि एलेक्स उसे कुछ न कुछ सुराग जरूर देगा।
लेकिन फिलहाल उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो एलेक्स से बात करने का मौका ढूंढ नहीं पाती। फिर रात को वो वापस बार में जाती है, जहां वही पुलिस वाला पॉल भी उससे मिलने आता है। अब जस्टिन उसे जो चल रहा था वो सब एक्सप्लेन करती है और साथ में काफी ड्रिंक भी कर लेती है। हालांकि ये पॉल शादीशुदा था और इसकी बीवी का नाम था डोना, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और देखने से पता चल रहा था कि ये दोनों पहले भी इस तरह मिलते रहे हैं। अब अगले दिन जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और मौका मिलने पर एलेक्स से बात करने की कोशिश भी करती है, जबकि एलेक्स जस्टिन को उसका पीछा करने से ना सिर्फ मना करता है बल्कि वो उससे दूर भागता है। लेकिन जस्टिन फिर भी हार नहीं मानती और उसके पीछे पीछे उसके घर तक चली जाती है। फिर नॉक करने पर कोई दरवाजा नहीं खोलता, तो ऐसे में जस्टिन नोटिस करती है कि घर के हर विंडो को एक पेपर से कवर कर दिया गया था। इसी बीच जस्टिन को एक विंडो में थोड़ा सा गैप दिखता है और वहां से अंदर झांकने पर जस्टिन एलेक्स के पेरेंट्स को अजीब तरह से ट्रांस स्टेट में घर के सोफे पर एक मूर्ति की तरह बैठा पाती है। अब ये देखकर जस्टिन काफी डर जाती है और फौरन प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करती है कि एलेक्स के घर में कुछ तो अजीब हो रहा है जो हमें पता करना होगा। वो कहती है कि मुझे एलेक्स की जान कुछ खतरे में लग रही है, इसलिए हमें इसकी जांच करनी चाहिए कि कहीं एलेक्स को कोई खतरा तो नहीं। अब उस रात जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर ही अपनी कार में होती है ताकि वो उसके घर पर नजर रख सके। फिर देर रात जस्टिन की आंख लग जाती है, तो तभी अचानक हम देखते हैं कि एलेक्स के घर का दरवाजा खुलता है। फिर वहां से एलेक्स की मां अपने हाथ में कैंची लिए एकदम क्रीपी तरह से चलते हुए जस्टिन की कार तक दबे पांव आती है और चुपचाप उसके थोड़े से बाल काट कर ले जाती है। अब जस्टिन जो कि सो रही थी, उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब यहाँ से पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम अब यही कहानी आर्चर के नजरिए से देखते हैं। वही आर्चर जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जस्टिन को दोषी ठहरा रहा था, क्योंकि उसका बेटा मैथ्यू भी उन 17 बच्चों में शामिल था। यहाँ हम देखते हैं कि जब जस्टिन लिकर शॉप में गई थी तो आर्चर ने उसका पीछा किया था और वही था जिसने उसकी कार पर पेंट से विच लिख दिया था। और वो जस्टिन पर नजर इसलिए रख रहा था क्योंकि उसे जस्टिन पर ही शक था। आर्चर बार बार पुलिस से पूछता है कि क्या उसका बेटा मिला, लेकिन पुलिस के पास कोई भी अपडेट नहीं थी। तो ऐसे में आर्चर खुद बार बार अपने बेटे मैथ्यू के भागने वाले वीडियो को देखता है जो उसके ही घर के कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। यहाँ हम वापस नोटिस करते हैं कि मैथ्यू भी ठीक उसी स्टाइल में भाग रहा था जैसे कि हमने बाकी बच्चों को देखा था, एक सीधा हाथ फैलाते हुए। खैर, अब आर्चर शहर के नक्शे पर अपने घर से मैथ्यू के भागने वाली डायरेक्शन की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता है, ये जानने के लिए कि वो किस रास्ते से गुजरा होगा। इसके बाद आर्चर एक और विक्टिम फैमिली के घर जाकर उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और फिर उनकी बेटी बेली के भागने की डायरेक्शन को नोटिस करता है। इसके बाद वो उसकी डायरेक्शन भी उस नक्शे पर ड्रॉ करने लगता है, एक सीधी लाइन में। और फिर वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये दोनों लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही थी, या कह सकते हैं कि आपस में मिल रही थी। इसका मतलब साफ था कि वो भागने वाले बच्चे इसी पॉइंट की तरफ गए होंगे, जो कि वहीं कहीं आसपास है। खैर, अब ये रिसर्च करते वक्त एकदम से आर्चर को जस्टिन की कार दिखती है, जहां जस्टिन पेट्रोल के लिए रुकी थी। ये देखकर आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाकर उस पर चिल्लाना शुरू करता है, लेकिन तभी हम एकदम से प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं, जो कि बच्चों की तरह ही हाथ फैलाकर दौड़ते हुए जस्टिन की तरफ आ रहे थे। और सिर्फ यही नहीं, वो इस वक्त खून में पूरी तरह से लथपथ थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पॉजेस्ड हों। इस बीच वो भागते हुए सीधे जस्टिन पर हमला कर देते हैं, जहां आर्चर ये देखते ही उन्हें रोकने की कोशिश करता है और पूछता है कि यह आपने क्या हल कर रखा है, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। लेकिन मार्कस उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा वो जस्टिन की तरफ बढ़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर जस्टिन भी काफी डर जाती है और फौरन स्टोर के अंदर भागती है। साथ ही अब मार्कस भी किसी तरह आर्चर से पीछा छुड़ाकर जस्टिन के पीछे भागने लगता है और यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। फिर अगले आदमी के पर्सपेक्टिव पर जाने से पहले हमें 2 फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जिसमें हमें शो किया जाता है कि जस्टिन और आर्चर दोनों को ही कुछ अजीब तरह के डरावने सपने आए थे, जिसमें उन्हें एक अजीब सी बूढ़ी औरत दिखती थी जिसका गेटअप किसी क्लाउन के जैसा था। अब पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम कहानी को अब पॉल के नजरिए से देखते हैं। हमें पता चलता है कि ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और वो पुलिस स्टेशन जाता है। असल में ये वही दिन था जब जस्टिन पुलिस स्टेशन गई थी और उसने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी कि किसी ने उसकी कार पर विच लिख दिया था
और हमने देखा था कि इसी कंप्लेंट को दर्ज कराने के दौरान जस्टिन और पॉल की नजरें आपस में मिली थी, जहां दोनों ने एक दूसरे को हाय बोला था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल अपनी ड्यूटी के लिए कार से निकलता है, जहां उसे रास्ते में वही नशेड़ी जेम्स दिखता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। पॉल देखता है कि जेम्स किसी घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अब पॉल उसे ऐसा करने से रोकता है, जबकि जेम्स उसे देखकर भागने लगता है। फिर पॉल उसे चेज करने लगता है और आखिर में उसे अरेस्ट भी कर लेता है। फिर छानबीन के वक्त पॉल जेम्स की पॉकेट में हाथ डालता है, जहां पॉल को एक नीडल चुभ जाती है, जो असल में वही नीडल होती है जो जेम्स नशे के लिए इस्तेमाल करता है। अब गुस्से में पॉल जेम्स को पंच कर देता है और उसकी ये चीज किसी कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाती है। यानी आगे अगर ये रिकॉर्डिंग कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो पॉल पर असॉल्ट का इल्जाम लगाया जा सकता था और उसकी नौकरी भी जा सकती थी। फिर पॉल भी यही चीज रियलाइज करते हुए जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस शर्त यह है कि आज वाली घटना के बारे में तुम किसी को मत बोलना और इस कस्बे में दोबारा मत दिखना। इस तरह जेम्स फौरन फ्री होकर वहां से निकल जाता है और फिर हम देखते हैं कि इसी मोमेंट पर पॉल को जस्टिन का मैसेज आता है, जिसके बाद वो उससे मिलने उस बार में चला जाता है और फिर वो दोनों साथ में वक्त बिताने लगते हैं। अगली सुबह पॉल अपने घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी बीवी डोना जल्दी ही घर वापस आ गई थी। फिर डोना पॉल को बाहर से आता देखती है तो समझ जाती है कि जरूर पॉल ने उसे चीट किया है और उसने जस्टिन के साथ समय बिताया है। अब इसी बात पर डोना भड़क जाती है और एक दुकान पर जाकर जस्टिन पर हमला कर देती है। फिर जस्टिन किसी तरह डोना के अटैक से बचती है, जबकि वो दुकान वाला डोना को संभाल लेता है। वही पॉल अपने पुलिस स्टेशन जाता है और असॉल्ट वाली बात अपने कैप्टन को बताता है कि उसने एक नशेड़ी को पंच किया था, जिससे वो काफी परेशान है। जिस पर कैप्टन कहते हैं कि अगर जेम्स उसकी कंप्लेंट नहीं करेगा तो पॉल को कुछ नहीं होगा। साथ ही वो कहते हैं कि गाड़ी के डैश कैम में जो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीने में अपने आप ओवरराइट हो जाएगा, इसलिए पॉल ज्यादा परेशान ना हो। अब इस सब के बाद पॉल पुलिस स्टेशन के बाहर निकलता है, जहां वो जेम्स को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देखता है। अब जेम्स को देखकर वो एकदम से भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे मना किया था, फिर भी तुम यहाँ वापस क्यों आ गए। इस तरह अब पॉल फिर से जेम्स का पीछा करना शुरू कर देता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम इस कहानी को जेम्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। हम देखते हैं कि ये जेम्स एक तगड़ा नशेड़ी है जो नशा खरीदने के लिए 1000 झूठ बोलता है और छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है। साथ ही वो आए दिन लोगों से पैसे भी मांगता रहता है, जैसे वो जस्टिन से भी उस रात मांग रहा था जब वो अल्कोहल लेने दुकान में गई थी। और इसी तरह वो चोरी करने के लिए एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था जब पॉल ने उसे पकड़ लिया था। फिर पॉल से छूटने के बाद जेम्स डिसाइड करता है कि वो कुछ सामान चोरी करके एक शॉप में बेच देगा, जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाएंगे और फिर वो अपने नशे के सामान को खरीद लेगा। अब इसी दरमियान हम देखते हैं कि जेम्स उसी एलेक्स नाम के स्टूडेंट के घर की तरफ जाता है और उसके घर में घुसपैठ करने लगता है। दोस्तों, एलेक्स वही एकमात्र बच्चा है जो उस दिन अपने घर से नहीं भागा था। खैर, अब जेम्स एलेक्स के घर से छोटी मोटी चीजें चुराना शुरू करता है और तभी वो एकदम से देखता है कि एलेक्स के पेरेंट्स उसके सामने मौजूद हैं। अब पहले तो वो एकदम से डर जाता है कि वो आज पकड़ा गया, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से स्टैच्यू बने हुए हैं और कोई मूवमेंट नहीं कर रहे। अब ये देखकर जेम्स इन्हें इग्नोर करके घर के बेसमेंट में चला जाता है और यहाँ उसे जो दिखता है वो आपके भी होश उड़ा देगा। हम देखते हैं कि जो 17 बच्चे उस रात गायब हुए थे वो एक मंत्रमुग्ध स्टेट में खड़े हुए थे, जैसे उन्हें अपने आसपास की एनवायरनमेंट की कोई खबर ही ना हो। ये देखकर अब जेम्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि अचानक एलेक्स के पेरेंट्स एकदम से जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन फिर भी जेम्स किसी तरह उस घर से भाग जाता है, जहां वो बाहर निकलकर उन्हीं मिसिंग बच्चों के पोस्टर्स को देखता है। अब यहाँ वो नोटिस करता है कि उन बच्चों की लोकेशन बताने वाले को $50,000 का इनाम घोषित हुआ है। इसलिए वो लालच में आकर फौरन पुलिस को कॉल करके बताता है कि मुझे उन बच्चों की लोकेशन के बारे में पता है। अब पुलिस जेम्स से कहती है कि अगर वो सीरियस है और मजाक नहीं कर रहा तो वो पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट करे, जिससे उसे रिवॉर्ड मिल जाए। अब ऐसे में जेम्स पुलिस स्टेशन जाता है तो बाहर उसे पॉल मिल जाता है। पॉल उसे देखकर गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगा था कि वो उसकी शिकायत करने वहां आया होगा, इसलिए अब पॉल उसका पीछा करना शुरू कर देता है, जबकि जेम्स वहां से भाग जाता है और पुलिस स्टेशन नहीं जा पाता। इसके बाद जेम्स भागते भागते और पॉल से बचते हुए एक जंगल में जाता है, जहां उसे भी वही क्लाउन जैसी बुढ़िया दिखाई देती है
जो पहले जस्टिन और आर्चर के सपने में आ रही थी। अब वो बुढ़िया जेम्स को अपने पास बुलाती है, जबकि जेम्स डरकर एक टेंट में छुप जाता है। लेकिन तभी कोई उस टेंट को बाहर से ओपन करने लगता है और इतने में जेम्स अपने पॉकेट में रखे इंजेक्शन से उस इंसान पे हमला करता है। अब ये इंसान असल में इंस्पेक्टर पॉल निकलता है, जो इस हमले से और ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरी शिकायत कैसे करोगे। इसके बाद वो जेम्स को अरेस्ट करके अपनी कार में डालता है, जबकि जेम्स उसकी बातों को सुनकर समझ जाता है कि ये कोई गलत फहमी है। इसलिए वो उसे फौरन बताता है कि मुझे उन गायब बच्चों की लोकेशन के बारे में पता है, इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन आया था, ना कि तुम्हारी शिकायत करने। इसके बाद जेम्स पॉल को एलेक्स के घर तक लेकर जाता है, जहां पहुंचते ही पॉल जेम्स को कार में ही बंद करके घर की छानबीन करने चला जाता है। अब पॉल घर के अंदर जाता है और काफी देर तक बाहर नहीं आता, जबकि जेम्स अब तक कार के अंदर ही वेट कर रहा था। लेकिन फिर देर रात एकदम से पॉल अचानक अजीब सी हिप्नोटाइज्ड स्टेट में घर से बाहर आता है और फौरन जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर के अंदर ले जाता है और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आते हैं प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव पर, जिनके नजरिए से हम इस कहानी को देखेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो जस्टिन ने स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस को फोन करके बोला था कि हमें एलेक्स के घर की जांच करनी चाहिए, क्योंकि उसके घर के अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो इसी चीज को देखते हुए प्रिंसिपल मार्कस ने डिसाइड किया था कि वो एलेक्स के पेरेंट्स को स्कूल में बुलाकर उनसे इस बारे में पूछताछ करेगा। लेकिन जब वो उसके पेरेंट्स को आने के लिए बोलता है तो एलेक्स के पेरेंट्स की जगह स्कूल में एक अजीब सी दिखने वाली औरत आती है, जो खुद को एलेक्स की आंटी बता रही थी। अब मार्कस उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम ग्लैडिस बताती है। फिर यहाँ हम नोटिस करते हैं कि ये अजीब सी औरत वही थी जो जस्टिन और आर्चर के सपने में आती थी और हाल ही में जेम्स के सपने में भी आई थी, जब से वो उस घर में पहली बार होकर आया था। अब ग्लैडियस का कहना था कि एलेक्स के पेरेंट्स बहुत बीमार हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल मार्कस से मिलने स्कूल नहीं आ सकते। तो ऐसे में मार्कस कहता है कि उसे एलेक्स के पेरेंट्स से ही मिलना है और अगर वो स्कूल नहीं आ सकते तो मैं खुद जाकर उनके घर पर बात कर लूंगा, और इसके बाद अगर उसे कुछ भी अजीब लगेगा तो वो फौरन इस बारे में पुलिस को बताएगा और साथ ही चाइल्ड वेलफेयर वालों को भी इन्फॉर्म करेगा। अब ये सुनकर ग्लैडियस थोड़ी चुप सी हो जाती है और उसकी शक्ल बता रही थी कि वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब अगले सीन में हम मार्कस को अपने हस्बैंड के साथ घर पर देखते हैं, जब एकदम से ग्लैडियस इनके घर पर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मार्कस एक गे था जो अपने हस्बैंड के साथ रहता था। खैर, अब ग्लैडियस यहाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में घुस आती है और उनसे पीने के लिए पानी मांगती है। इस बीच अचानक वो इन लोगों के सामने एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है, जो दिखने में किसी पुराने पेड़ की चमकीली टहनी लग रही थी और उस पर कांटे भी लगे हुए थे। साथ ही हम देखते हैं कि इस टहनी में मार्कस के ऑफिस का एक छोटा फ्लैग क्लॉथ भी बंधा हुआ था, जो कि ग्लैडियस ने मार्कस के स्कूल से ही चुराया होगा जब वो उसे मिलने गई थी। अब जैसे ही उसके सामने पानी का ग्लास आता है, वो एकदम से उस टहनी के कांटों से अपने हाथ को काटती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर वो उस खून को टहनी के तने पर रगड़ती है, जिसे देखकर मार्कस समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो क्रीपी चल रहा है। लेकिन इससे पहले कि मार्कस या उसका हस्बैंड ग्लैडियस को रोक पाते, वो एक छोटी सी बेल बजाती है, जिससे मार्कस एकदम से हिप्नोटाइज हो जाता है, जो एक तरह से ग्लैडियस के वश में था। इतने में ग्लैडियस मार्कस के हस्बैंड का बाल काटती है और उसे टहनी पर डालकर उस टहनी को तोड़ देती है। फिर टहनी के टूटते ही मार्कस अचानक अपने पति पर ही हमला कर देता है और उसको जान से मार देता है, और इस सब में मार्कस भी पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ग्लैडियस उस लकड़ी को पानी के बॉल में डाल देती है, जिससे मार्कस एकदम से रुक जाता है, जैसे किसी ने उसको बिना आवाज के रुकने की कमांड दी हो। अब इस सब से ये तो साफ हो गया था कि ग्लैडियस इसी तरह सभी को वश में कर लेती होगी। और रही बात एलेक्स के पेरेंट्स की, तो उन्हें भी ग्लैडियस ने ही अपने वश में किया होगा। अब ग्लैडियस मार्कस को जस्टिन के ऊपर छोड़ देती है, मींस वो उसे मारने की कमांड दे देती है। और हाँ, उसने ये सब उन बालों की मदद से किया था जो उस रात चुपके से एलेक्स की माँ के द्वारा जस्टिन के सर से काटे गए थे जब वो कार में सो गई थी। तो इसी सीन के हिसाब से हमने देखा था कि मार्कस यहाँ से सीधा जस्टिन को ढूंढने निकल गया था और वहीं पेट्रोल पंप पर उसने जस्टिन पर हमला करने की कोशिश की थी, जहाँ उस वक्त जस्टिन के साथ आर्चर भी मौजूद था। उसके बाद आर्चर और मार्कस के बीच में हाथापाई शुरू हो गई, जबकि जस्टिन किसी तरह कार में भाग निकली। फिर मार्कस भी वैसे ही अजीब तरह से दौड़ते हुए जस्टिन की कार के पीछे भागने लगा, जिसे देखकर आर्चर को थोड़ा शक होने लगा कि मार्कस के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है।
क्योंकि वो असल में जस्टिन को क्रीपी समझ रहा था, जबकि उल्टा उसके सामने मार्कस क्रीपी बिहेव कर रहा था। इसलिए अब वो भी उन दोनों का पीछा करने लगता है। लेकिन मार्कस अंधाधुंध तरीके से बिना कोई साइड देखे सिर्फ भागे जा रहा था, जिस वजह से एक गाड़ी ने उसको ठोक दिया, जिससे उसका सर फट गया और वो वहीं पर मारा गया। इस तरह इस घटना के बाद आर्चर को यकीन हो गया था कि जस्टिन ने उन बच्चों को गायब नहीं किया है, जबकि वो खुद इस सब में विक्टिम है। इसलिए अब वो जस्टिन से हाथ मिला लेता है और फिर ये दोनों साथ में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में वो 17 बच्चे कहाँ हैं या कहाँ हो सकते हैं। इसके बाद आर्चर जस्टिन को अपना वही शहर वाला मैप दिखाता है, जिसमें वो उसे उस जगह के बारे में बताता है जहाँ वो लाइंस आकर मिल रही थी। अब नक्शे में उस जगह को देखकर जस्टिन नोटिस करती है कि ये तो एलेक्स का घर है और फिर वो इस बारे में आर्चर को भी बता देती है। इसके बाद ये दोनों एलेक्स के घर के बाहर कार लेकर जाते हैं और उसके घर पर नजर रखने लगते हैं और फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब कहानी हमें एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। जब स्कूल से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ था, हम देखते हैं कि एलेक्स अपने माता पिता के साथ रह रहा था, रोज स्कूल जाता था और स्कूल में थोड़ा बहुत बुली भी होता था। फिर एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उनके घर पर उसकी माँ की आंटी ग्लैडियस रहने आ रही हैं, जो कि बहुत बीमार हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह भी नहीं है। अब उस रात एलेक्स देखता है कि उसकी मॉम की आंटी ग्लैडियस उनके घर पर आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ी थी और बीमारी की वजह से एकदम मरने की हालत में थी। एलेक्स कहता है कि वो अपने साथ एक अजीब सा प्लांट भी लेकर आई थी, जिसे वो अपने पास रखे हुए थी। खैर, अब अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके पापा उसे रोज की तरह पिक करने नहीं आते। तो ऐसे में एलेक्स पैदल ही घर पर वापस आता है, जहां वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को एकदम से हिप्नोटाइज्ड स्टेट में डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाता है। एलेक्स यहाँ पर नोटिस करता है कि उसके पेरेंट्स रोबोट की तरह उससे बातें कर रहे थे, जैसे किसी ने उनके अंदर चाबी भर दी हो जिससे वो चल रहे हों। अब भले ही एलेक्स छोटा था, लेकिन फिर भी वो इतना समझदार था कि समझ चुका था कि उसके पेरेंट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक एलेक्स के सामने ग्लैडियस आती है, जो कि अब पहले से यंग और हेल्दी दिख रही थी। अब वो एलेक्स से कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन एलेक्स के एक्सप्रेशंस से उसको पता चल रहा था कि एलेक्स उसकी इन बातों से राजी नहीं था। इसलिए अब ग्लैडियस अपनी वही कांटों वाली लकड़ी निकालती है और फिर उस पर अपना खून रगड़कर सेम रिचुअल करती है, जिसके बाद एलेक्स के माता पिता एकदम से कांटों वाला चम्मच उठाकर खुद के ही चेहरे पर चोट पहुंचाने लगते हैं। अब एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते। फिर फाइनली ग्लैडियस उनकी लकड़ी को तोड़कर पानी में डालती है, जिससे वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। असल में ये सब कर ग्लैडियस एलेक्स को डरा रही थी और उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर एलेक्स ने उनके बारे में किसी को बताया तो वो उनको जान से मार देगी। इसके बाद एलेक्स ग्लैडियस को घर में रिचुअल परफॉर्म करते देखता है, जो कि सारा रिचुअल उसी प्लांट से कर रही थी जो वो अपने साथ लेकर आई थी। वो इसी प्लांट की टहनी से लोगों पर वशीकरण करती थी, लेकिन वशीकरण के लिए उसको लोगों की कुछ पर्सनल आइटम चाहिए होती थी, जैसे उनका बाल या फिर उनका कोई भी पर्सनल सामान जो वो डेली छूते हों या इस्तेमाल करते हों। अब सवाल ये था कि आखिर वो ये रिचुअल क्यों कर रही थी। तो असल में बात ये थी कि वो लोगों पर अपना जादू टोना करके उनसे उनकी लाइफ एनर्जी या कहें कि सेहत छीन लेती थी, जिससे वो खुद को ठीक और यंग रख पाती थी। खैर, अब हम देखते हैं कि ये सब होने के बाद भी एलेक्स रोज की तरह चुपचाप स्कूल जाता, वहां से वापस आता और मार्केट से फूड की शॉपिंग करता। ऐसा वो इसीलिए करता था क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता था, जबकि उसे अपने माता पिता को जिंदा रखना था, जो कि डाइनिंग टेबल से हिलते तक नहीं थे और जब तक उनके सामने कुछ ना लाया जाता वो खुद से कुछ भी खाते नहीं थे। वहीं ग्लैडियस दिन पर दिन यंग होती जा रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से वो वापस से बीमार पड़ने लगी, क्योंकि शायद जितनी एनर्जी उसे एलेक्स के पेरेंट्स से मिल सकती थी वो पूरी हो चुकी थी। इसलिए अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एलेक्स से कहती है कि अगर एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों का कोई पर्सनल ऑब्जेक्ट ग्लैडियस को लाकर देगा तो वो उसके पेरेंट्स को ठीक करके यहाँ से चली जाएगी। अब ऐसे में अगले दिन एलेक्स अपने क्लास के सभी बच्चों के ट्रे टेबल्स यानी नेम स्टिकर्स लाकर उसको दे देता है, जो वो स्कूल से चुरा कर लाया था। फिर उसी रात ग्लैडियस इन स्टिकर्स की मदद से रिचुअल करती है और रात के ठीक 2:17 पर रिचुअल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ग्लैडियस एक घंटी बजाती है और घंटी के बजते ही वो 17 बच्चे अपने अपने स्कूल से भागते हुए सीधा एलेक्स के घर पर आ जाते हैं। इसके बाद वो सभी बच्चे बेसमेंट में जाकर खड़े हो जाते हैं और उधर शहर में कोहराम मच जाता है कि सारे बच्चे कहाँ गए। अब इस घटना के बाद पुलिस भी इधर उधर तलाश करती है, मीडिया भी आ जाती है और फिर मीडिया वाले एलेक्स से भी मिलते हैं।
क्योंकि वो जस्टिन की क्लास का अकेला बच्चा था जो गायब नहीं हुआ था। लेकिन इसके बावजूद एलेक्स डर की वजह से अपना मुंह नहीं खोलता, जबकि ग्लैडियस हमेशा उसके साथ बनी रहती थी। इस बीच पुलिस भी एलेक्स के घर पर छानबीन करने आई थी, लेकिन ग्लैडियस उस टाइम पर ना सिर्फ घर साफ कर लेती थी, बल्कि उन 17 बच्चों को फॉरेस्ट में छुपा देती थी, जो कि उसके इशारों पर सारे काम कर रहे थे। और फिर जैसे ही चेकिंग हो जाती थी, तो चेकिंग के बाद सारे बच्चे वापस घर के बेसमेंट में आकर खड़े हो जाते थे, जैसे वो उसकी कठपुतली हों। हालांकि नोट करने वाली बात यह है कि भले ही एलेक्स ने यहाँ पर अपना वादा पूरा किया था, यानी वो उन 17 बच्चों के पर्सनल बिलोंगिंग्स को लाया था ताकि ग्लैडियस अपना रिचुअल पूरा कर सके, लेकिन ग्लैडियस ने अपना वादा पूरा नहीं किया था, क्योंकि वो ना तो यहाँ से गई, ना ही उसने एलेक्स को छोड़ा और ना ही उसके माता पिता को अपने वशीकरण से मुक्त किया। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आखिर उसने एलेक्स को कुछ क्यों नहीं किया था, जबकि उसने बाकी बच्चों को भी रिचुअल का शिकार बनाया हुआ था। तो इसका जवाब यह है कि उसको एक नॉर्मल आदमी या बच्चा अपने साथ रखना ही था, जो उसके रोजमर्रा के काम भी कर सके और बाहर जाकर नॉर्मल आदमी की तरह बिहेव भी कर सके, ताकि किसी को उस पर शक ना हो। खैर, दूसरी तरफ अब पॉल और जेम्स भी इसी रिचुअल के कारण वशीकरण में आ चुके थे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो दोनों भी घर के अंदर गए थे, जहां ग्लैडियस ने उनको अपना शिकार बना लिया होगा। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब हम इन दोनों को एलेक्स के घर में ही खड़ा हुआ देखते हैं। इसके बाद ग्लैडियस ने घर के अंदर नमक की लाइंस बना दी थी, जिसे वो एलेक्स को क्रॉस करने से मना करती है। तो इस तरह अब सभी लोगों के पर्सपेक्टिव्स एक जगह और एक ही टाइम पर आकर मिल चुके हैं, यानी आगे की स्टोरी अब प्रेजेंट में घटने वाली है, जिसे अब हम शुरू करेंगे। अब हम देखते हैं कि एलेक्स के घर के बाहर आर्चर और जस्टिन खड़े होते हैं, जिसके बाद पॉल ग्लैडियस के कहने पर घर के बाहर आता है और इशारे से जस्टिन को अंदर बुलाता है। अब जस्टिन को पता नहीं था कि ग्लैडियस ने पॉल और जेम्स को भी वश में कर लिया है, इसलिए ऐसे में जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं और जैसे ही वो नमक वाली लाइन को क्रॉस करते हैं, वैसे ही हिप्नोटाइज्ड पॉल और जेम्स इन दोनों पर हमला कर देते हैं। अब इस वक्त ये लोग किसी ज़ॉम्बी की तरह जस्टिन और आर्चर पर हमला कर रहे थे, क्योंकि जस्टिन और आर्चर उनका अच्छे से सामना कर रहे थे और बार बार उन्हें मात दे रहे थे। लेकिन इसके बावजूद जेम्स और पॉल वापस खड़े हो जाते थे। खैर, अब आखिर में जस्टिन पॉल के ही गन से उसको सर पर गोली मार देती है, जिससे पॉल वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद वो बिना देरी किए जेम्स के सर पर गोली मारकर उसे भी खत्म कर देती है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो जेम्स आर्चर की जान ले लेता। अब इसी सीन से हमें पता चलता है कि वशीकरण वाले लोगों को सिर्फ सर पर मारकर ही खत्म किया जा सकता था। खैर, अब इसके बाद आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां उसे वो 17 बच्चे पॉजिटिव स्टेट में खड़े मिलते हैं। फिर यहाँ पर वो अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है और तभी एकदम से यहाँ पर ग्लैडियस आ जाती है और फौरन आर्चर के बाल काट लेती है। फिर क्या था, पल भर में वो आर्चर को भी वश में कर लेती है और उसको सीधा जस्टिन पर हमला करने को बोल देती है। अब आर्चर भी उसकी बात मानते हुए जस्टिन पर हमला करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलेक्स इस वक्त घर में ही अपने कमरे में था और बाहर जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से शांत और डरा हुआ था। लेकिन तभी डरे हुए एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस नमक की लाइन को क्रॉस कर देता है, जिसके पास उसके पॉजेस्ड पेरेंट्स मौजूद थे। अब उसके ऐसा करते ही उसके पेरेंट्स उसे मारने दौड़ते हैं, जिसके बाद एलेक्स भागना शुरू कर देता है। इस बीच वो भागते हुए किसी तरह से ग्लैडियस के उस कमरे में पहुंच जाता है जिसमें वो रिचुअल कर रही थी। इसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। यहाँ पर अब वो ग्लैडियस के प्लांट से एक स्टेम तोड़ता है और फिर उसी की विग से उसका एक बाल भी निकाल लेता है। इसके बाद वो स्टेम पर अपना खून डालकर स्टेम को तोड़ देता है और इससे ये पूरा का पूरा रिचुअल ग्लैडियस के खिलाफ काम करने लगता है। फिर ऐसे में होता यह है कि जो 17 बच्चे वशीकरण में थे वो खुद ग्लैडियस के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। इसके बाद ग्लैडियस पूरे शहर में भागना शुरू करती है और ये 17 बच्चे उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब शहर के सारे लोग ये नजारा देखते हैं, जिसके बाद एक पॉइंट पर सभी बच्चे ग्लैडियस को पकड़ लेते हैं और उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं। फिर कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि ये बच्चे ग्लैडियस के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और इस तरह से उसके खत्म होते ही सभी बच्चों का वशीकरण भी टूट जाता है। यानी अब आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन भी बच जाती है। लेकिन इस वक्त गौर करने वाली बात यह थी कि आर्चर का वशीकरण हाल ही में हुआ था, इसलिए वो तो एकदम ठीक था।
लेकिन बाकी लोग जिनका वशीकरण हुए कुछ टाइम हो गया था, वो कहीं ना कहीं जिंदा लाश की तरह बन गए थे, जैसे वो 17 बच्चे और एलेक्स के पेरेंट्स। इसके बाद आर्चर अपने बेटे मैथ्यू से फाइनली मिल पाता है। हालांकि इस वक्त मैथ्यू भी कुछ बोल नहीं रहा था, हाँ, लेकिन वो पहले से नॉर्मल था। इसके बाद हमें उस शुरुआत वाले बच्चे के वॉइस ओवर से बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट्स 2 साल बाद भी ठीक नहीं हुए हैं, यहाँ तक कि उन्हें आज भी खाना खिलाना पड़ता है। लेकिन एलेक्स अब अपनी एक दूसरी आंटी के साथ रहता है, जो कि अच्छी और नॉर्मल हैं और उनका पूरा ख्याल रखती हैं। वहीं बाकी बच्चों की बात की जाए तो वो भी कुछ बोलते नहीं हैं। हालांकि इतने वक्त बाद धीरे धीरे कुछ बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी काफी लोग हैं जिनका ठीक होना अभी बाकी है। और इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।